तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्लेन और एलिसिया पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था और वो अभी पकड़कर कहीं इन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे होते हैं, जहां क्लेन के बगल में कई अन्य कैदी बैठे होते हैं। यहाँ पर क्लेन बिल्कुल शांति से मुस्कुराते हुए बच्चे लूना को पकड़े हुए था, जिससे एलिसिया और भी ज्यादा अधिक चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। वो देखती है कि लूना सो रहा है और क्लेन से पूछती है कि उसने उसे कैसे शांत किया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत रो रहा होता है। क्लेन कहता है कि लूना कुछ समय पहले तक रो रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि ये ट्रैवल काफी शांतिपूर्वक है। एलिसिया बाकी कैदियों के बीच से होकर क्लेन के करीब आती है और उससे फुसफुसाकर पूछती है कि वो जो अब तक का सबसे शक्तिशाली डीमन किंग रहा है, वो अपनी मर्जी से कैसे पकड़ा गया। एलिसिया को लगता है कि अपनी शक्ल बदलने से क्लेन की शक्ति भी कम हो गई है और यही वजह है कि उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया गया था। क्लेन कहता है कि उसका अनुमान बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। वो समझाता है कि जैसे उसने अपनी शक्ल बदली, वैसे ही उसका शरीर भी इंसानों की तरह कमजोर हो गया, जो उसे पता नहीं था। इसीलिए जब उसे पीछे से अचानक मारा गया तो वो बेहोश हो गया। तो मूल रूप से बात ये थी कि क्लेन की अभी डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे फिर से मजबूत बना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लेन अब तक इस मुसीबत से बाहर क्यों नहीं निकला। क्लेन का कहना होता है कि अब जब वो एक इंसान की तरह भेष बदल चुका है, तो वो अपनी असली शक्तियों को तब तक छिपाए रखेगा जब तक लूना अगला राजा ना बन जाए। इसीलिए वो चाहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसा ही होने दे। और इसके अलावा क्लेन इंसानों की दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है, खास करके कि इन गरीब लोगों को क्यों किडनैप किया गया है, और इसी वजह से उसने अभी तक भागने की कोशिश तक नहीं की। जब एलिसिया को समझ आता है कि क्लेन को कुछ भी नहीं पता, तो वो उसे समझाती है कि वो और यहाँ पर बाकी सभी लोग डाकुओं द्वारा पकड़े गए हैं, जो शायद उन्हें गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेचने की प्लान बना रहे हैं। एलिसिया क्लेन से अनुरोध करती है कि वो इंसानों की तुलना डाकुओं के आधार पर ना करे, क्योंकि डाकू उनमें सबसे घटिया होते हैं। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी डाकुओं के अड्डे पर पहुंचती है और कैदियों को दो समूह में बांट दिया जाता है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं और बच्चों के लिए। तभी एक कैदी भागने की कोशिश करता और डाकू अधिकारी डार्न मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बेवकूफ खुद की मौत को बुला रहा है। और वास्तव में कुछ ही सेकंड बाद एक और डाकू उस भागते हुए कैदी पर चाकू फेंकता है, जो उसकी पीठ में धंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डार्न सभी नए कैदियों को चेतावनी देता है कि वो ये गलती कभी ना करे, वरना उनका भी यही अंजाम होगा। इसके बाद वो एलिसिया की ओर मुड़ता और उसे अपने साथ आने को कहता है। एलिसिया यहाँ पर कुछ कहती इससे पहले ही वो उसे घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगता है। उसका मकसद एलिसिया की साजिश को उजागर करना था। क्लेन यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि उसे करना क्या चाहिए। तभी एक औरत जिसका नाम कर्म होता है, वो शायद इस मानव तस्करी गिरोह में महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है। वो उसे वहाँ पर खड़ा देख लेती है। क्लेन की गोद में नवजात बच्चा देखकर वो अपनी नौकरानी नू को बुलाती है ताकि वो लूना की देखभाल करे। नू का काम पकड़े गए बच्चों को दूध पिलाने का था। डाकुओं का अड्डा एक खदान में होता है और उस गड्ढे के नीचे एक तालाब था, जिसके तल में एक पौराणिक लाल तलवार पड़ी होती है, लेकिन उस तलवार की रक्षा कोई भयंकर प्राणी कर रहा है। खैर आगे हम देखते हैं कि डार्न ने एलिसिया को ब्रोको के पास लाया होता है। ब्रोको क्रोज नामक डाकुओं के गिरोह का कार्यकारी नेता था। उनके असली बॉस जाजक के अनुपस्थिति में ब्रोको ने शायद ये पद हथिया लिया था, लेकिन कोई विरोध नहीं करता उसका, क्योंकि उसके पास एक पालतू राक्षसी जानवर है जिसका नाम बेटी होता है, जो किसी को भी चीर सकती है। एलिसिया इस जानवर को एक पश्चिमी दानव के रूप में पहचानती है और हैरान हो जाती है कि ब्रोको ने इसे वश में कैसे कर लिया। ब्रोको बेटी से बात करता और बेटी कहती है कि वो किसी पुरुष इंसान के साथ खेलना चाहती है। तो ब्रोको उससे कहता है कि एलिसिया के साथ आए दो डाकुओं में से किसी एक को वो चुन ले, लेकिन उससे पहले वो एलिसिया को बताता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। डाकुओं के पास वो सभी जादुई क्रिस्टल है जो एलिसिया ने क्लेन के अड्डे से एकत्रित किए थे। ब्रोको जानता है कि ये क्रिस्टल माउंट मून से है, जो क्लेविटेस का गढ़ है। प्रमाणों और इस तथ्य से कि एलिसिया बेटी को देखकर भी नहीं डरी, वो ये निष्कर्ष निकालता है कि वो हेडेन से भेजे गए 13 नायकों में से एक है, जिनका मिशन था क्लेविटेस को मारना। ब्रोको मानता है कि एलिसिया क्रिस्टल से भरा बैग लेकर हेडेन लौट रही थी। फिर वो एक बुरी खबर सुनाता है। राजधानी को क्लेविटेस ने पहले ही तबाह कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि ये खबर क्रोजो गिरोह के लिए बुरी नहीं बल्कि फायदे का है। वो एक नकली माना हेडलार्ड तलवार दिखाता है, जो केवल हाइडेन के राज परिवार द्वारा बनाई जाती थी। अब जब पूरा राज परिवार समाप्त हो चुका है, तो इन तलवारों की कीमतें आसमान छू जाएंगी। लेकिन ब्रोको को और भी ज्यादा चाहिए था, क्योंकि वो असली प्योर हेडलार्ड तलवारें चाहता था, जो कि राजाओं द्वारा हीरोज को दी जाती थी। ब्रोको को पूरा यकीन है कि बाकी सारे हीरोज अब मर चुके हैं और एलिसिया अपने साथियों को छोड़कर भाग निकली है।
वो उससे पूछता है कि उसकी और बाकी 12 हीरोज की तलवारें कहाँ पर हैं। जब एलिसिया जवाब देने से इनकार कर देती है तो ब्रो को डार्न और सैच को आदेश देता है कि वो एलिसिया को क्लेविटिस के अड्डे पर ले जाए ताकि वो खजाना ढूंढ सके। यहाँ पर डार्न सुझाव देता है कि वो एलिसिया को किसी दूसरे खजाने के लिए ले जाएं जो पहले से उनके निशाने पर है, लेकिन ब्रो को अपनी योजना पर अड़ा रहता है। वो दोनों को कहता है कि वो जाने से पहले एलिसिया के साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर ले ताकि वो यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना करे। उधर क्लेन कर्म के बैंडिट सिन में वेटर की तरह काम कर रहा था। कई डाकू कर्म पर डोरे डालने की कोशिश भी करते हैं और क्लेन बस यही सोचता है कि ये लोग कितने घटिया हैं। वहीं नू लूना को दूध पिला रही होती है। यहाँ पर नू की बाकी जिम्मेदारियां भी होती है। यहाँ पर वो वेट्रेस के तौर पर भी काम करती है, लेकिन वहाँ पर डाकू ग्राहकों द्वारा उसका बहुत ही शोषण किया जाता है। क्लेन चुपचाप से अपना काम करता और कई डाकू उसकी सेवा से काफी प्रभावित भी होते हैं, लेकिन कर्म को क्लेन को देखकर कुछ अजीब लगता है। सबको लगता है कि वो एक ऑर्क है उसकी सींगों की वजह से, लेकिन उसकी त्वचा बहुत हल्की है और उसकी आंखें किसी हत्यारे जैसी लगती है। यहाँ पर दो डाकू नू को पकड़ते और उसे रात भर शारीरिक शोषण के लिए ले जाते हैं। सुबह वो उसे घावों और चोटों से भरा छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो शिकायत तक नहीं करती और चुपचाप लौटकर फिर से लूना को दूध पिलाने लगती है, लेकिन वो दो डाकू अचानक कमजोरी और चक्कर महसूस करने लगते हैं और फिर रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाते हैं क्योंकि क्लेन ने उन लोगों को सबक सिखाया था। यहाँ नू फिर से लूना को दूध पिलाने आती है और उसे क्लेन की गोद में पाती है। उसे नहीं पता होता है कि क्लेन ने उन दो आदमियों के साथ क्या किया। उसका ध्यान सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने में होता है। वो लूना को उठाकर एक झोपड़ी में ले जाती है। क्लेन उसके पास ही बैठता और उससे उसके बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी क्रोज गिरोह की सदस्य है और वो लोग करते क्या हैं। वो जवाब देने में झिझकती है, लेकिन क्लेन उससे कहता है कि वो बस बोले, वो सिर्फ जानना चाहता है। तो नू बताती है कि वो हमेशा से वहीं पर बड़ी हुई है। उसका एकमात्र पहचान यही है कि वो क्रोज की मेंबर है। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, सिर्फ अपनी माँ को देखा। वो भी कभी चेहरा नहीं देख पाई, उसका सिर्फ पीठ ही देख पाई है। वो जानती थी कि उसकी माँ गुलाम थी क्योंकि उसने छिपकर देखा था कि कैसे लोग उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करते थे। जब वो 12 साल की थी तो उसकी माँ अचानक से कहीं गायब हो गई। वो नहीं जानती कि उसकी माँ मरी या भाग गई। उस शाम जब वो खाना खा रही होती है तो कुछ पुरुष आए और उसे मारा। इसके बाद के कुछ साल उसके लिए नरक थे। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसकी माँ ही उसे बचाती आई थी। एक दिन उसकी मुलाकात सिस्टर कर्म से हुई और वहाँ पर कर्म ने उसे समझाया कि अगर वो पुरुषों को संतुष्ट करती है तो वो उसे पीटना भूल जाएंगे। उसने कर्म की बात मानी और सीखा कि कैसे पुरुषों को संतुष्ट किया जाता है। हालांकि वो कर्म जैसी तो नहीं बन सकी, पर अब उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर थी। कम से कम अब उसके पास काम था और वो बच्चों को दूध पिला सकती थी। क्लेन पूछता है कि जब उसका खुद का बच्चा नहीं है तो उसके पास दूध कैसे है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब उसने अपने बच्चे की हरकतें महसूस की थी उसे जीने की वजह मिल गई थी, लेकिन जब उसका बच्चा मरा पैदा हुआ तो उसे लगा अब वो भी मर जाएगी। वो मौत को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अचानक उसे गर्माहट महसूस हुई और उसने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा उसका दूध पी रहा है। उसे देखकर उसे फिर से जीने की वजह मिल गई और तभी से वो बच्चों को दूध पिलाती रही है और अब उसे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि वो बच्चे उसकी वजह से जिंदा हैं। क्लेन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ लूना की वेट नर्स के रूप में चलेगी। वो जोर देता है कि उसे लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लूना को वो पसंद है और यही काफी है। लूना भी उसे छूकर ये जताता है कि वो उसे चाहता है। नू जानती है कि ये बहुत ही कमाल का ऑफर है, लेकिन उसे लगता है कि क्लेन भी एक गुलाम है। वो कहती है कि वो चाहती तो है, लेकिन उसके पास और भी बच्चे हैं जिन्हें वो जीवन देना चाहती है। वो क्लेन को लूना सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर गिरोह एलिसिया को एक पुल पर ले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उस पर चले। जब वो पुल के बीच में पहुंचती है तो नीचे देखती है। उन्हें लगता है कि वो कूदना चाहती है और कहते हैं कि वो नहीं बचेगी यहाँ से गिरकर। वो उस नदी में देखती है और क्रिस्टल को पहचानती है। वो बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर हीरो कार्ड की मौत हुई थी। तभी एक गुलाम चैलेंज करता है कि अगर वो नदी से वो चीज निकाल लाए तो उसे और उसकी पत्नी को रिहा कर दिया जाए। उसकी पत्नी उसे जाने को कहती है। वो नदी में कूदता है, लेकिन तुरंत राक्षस आकर उसे खा जाते हैं। एलिसिया जानती थी कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जगह एल्बिस साफ्ट होती है जहाँ कई राक्षस 300 साल पहले एक बाढ़ के कारण आ गए थे और वहाँ पर उसकी तलवार मौजूद थी, लेकिन उसे निकालना नामुमकिन था। एलिसिया उन्हें नीच कहती है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस लड़के को मरवाया था। वो उसे चेताते हैं कि वो सलाह देने के लिए वहाँ पर नहीं है और अब वो आदमी सामने है जो उसे मारेगा। एलिसिया देखती है कि वो एक बहुत ही भयानक आदमी है जो कि उस पर कूदता है और सोचता है कि वो उसके कपड़े फाड़ डालेगा, लेकिन उससे पहले एलिसिया उसका हाथ तोड़कर उसकी तलवार ले लेती है और फिर पुल की रस्सियों को काटकर नीचे छलांग लगा देती है। वो खुद से कहती है कि वो क्लेन की बात पर भरोसा कर रही है कि वो मरेगी नहीं।
लेकिन अब वो मरेगी या फिर जिंदा रहेगी और ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाएगी ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।